परिमल आधे भी हमारे साथ हैं। परिमल, आप तो बहुत सारे एचएनआई रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, कल की डिप का फायदा उठाया? नहीं, मतलब ऐसा फायदा मतलब अलग से, मतलब आई ऑलवेज से दैट कि मार्केट का बॉटम सिलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट जो एलोकेशन का प्रोसेस हमारा चल रहा था, आई थिंक वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट। सो उसमें हमने कोई डिस्टरबेंस नहीं लिया है। सो आई ऑलवेज से दैट कि ये जो लाल रंग होता है मार्केट में, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इफ यू बिलीव इन दिस इंडिया स्टोरी, सो आई थिंक ऐसे अपॉर्चुनिटीज बीच बीच में आती रहेंगी। एंड उसके बाद ऐसा रिएक्शन मार्केट से आएगा, मतलब वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सो शॉर्ट टर्म में कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हम चीजें। सो आई ऑलवेज फेल इन दैट एंड आई नेवर ट्राई ऑल्सो। बट ओवरऑल अगर जो सिनारियो दिख रहा है हमें, कि जैसे ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपए के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज हमने देखे थे, तो जितना मतलब जो पैसा जाना था, जो एक शॉर्ट टर्म कमिटमेंट वाला जो पैसा था, मुझे ऐसा लगता है अच्छा खासा पैसा वो इंडिया से निकल चुका है। एंड इन लास्ट 1.5 मंथ, जुलाई में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हमने देखा था एफआईआई की फ्लो में, एंड अगस्त में तो काफी अच्छा अब तक का फ्लो रहा है। और आज का नंबर तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सीइंग कि नंबर क्या रहेगा, बिकॉज इतना जबरदस्त मार्केट ने रिएक्शन दिया है, पॉजिटिव रिएक्शन। इट मस्ट बी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट शायद आज भी किया हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, तो आई स्ट्रांगली फील कि आने वाला समय काफी अच्छा हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम हम मिले थे, सो कंसोलिडेशन में रहेगा मार्केट ऐसा लग रहा था। डाउनसाइड रिस्क बहुत कम, मतलब लास्ट टाइम के कंपैरिजन में तो और ज्यादा कम नजर आ रही है मुझे, बिकॉज जो आउटफ्लोज होने थे वो हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। सो नाउ लुक्स लाइक कि मार्केट्स विल बी क्वाइट फॉरवर्ड लुकिंग। और अगर एक रियल जीडीपी 6 to 8% का रहता है आने वाले 10 सालों में, एक रिटेल इन्फ्लेशन 4 से 6% में अगर रहता है, सो नॉमिनल जीडीपी का जो ग्रोथ रहेगा 10 से 14% का, उसके ऊपर अगर हम 1.2 मल्टीपल लगाते हैं, नॉर्मली दैट्स द मल्टीपल वन कैन हैव फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 14 to 21% का एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ग्रोथ आने वाले 10 सालों में अगर हमारे पास रहेगा, तो काफी अच्छे लेवल्स हमें नजर आ सकते हैं। मैंने एक पोल लिया था जिसमें काफी स्टैगरिंग नंबर्स आए थे, जब ट्विटर पोल लिया था मैं about markets targets. So let's see, we are very positive this decade. I strongly feel that will belong to Indian markets. राइट, एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून परिमल, प्रियंका यार, बिल्कुल आपने बताया यहाँ जैसे जिस तरह से हम ये आपने भी बोल लिया होगा, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा होगा। और बोफा ने भी आज जो टारगेट दिया है वो तो कहते हैं 19,500 तक आप इंडेक्स को देख लेंगे जल्दी। सो ऐसे में ये जो एक बड़ा कंसर्न जो बार बार इस तरफ भी ध्यान जाता है कि क्या क्रूड टॉप आउट हो चुका है, क्योंकि आज हम जब संदीप टंडन से सुबह बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि क्रूड टॉप आउट नहीं हुआ है। तो भारतीय बाजार तो अभी भी रेजिलियंस है, उनको अब मैक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो हेडविंड्स इतने स्ट्रांग नहीं दिखते, हमारे अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्या अब ये जो रैली ये हुई है, जो रैली हम लगभग 1800-2000 पॉइंट्स की रैली देख रहे हैं, क्या ये अब आपको लग रहा है कि मिड कैप से स्मॉल कैप में एक्सटेंड होगी? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जैसे जैसे लार्ज कैप साइड में फ्लोज, ऑब्वियसली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लो इनिशियली आते हैं, सो इट दे गो टुवर्ड्स द लार्ज कैप साइड ओनली। तो स्मॉल एंड मिड कैप विल फॉलो दैट, और उनको ज्यादा वॉल्यूम्स लगते भी नहीं है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो बट सम टाइम विल बी टेकन, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। बट अगर आपने मुझे 1 महीने पहले पूछा होता कि क्या अगस्त महीने में 50,000 करोड़ के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लो आ सकते हैं क्या, तो मेरा आंसर शायद होता कि नहीं, शायद ऐसा तो कोई सिनेरियो नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज स्टिल अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इज स्टिल देयर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो देन पैसा फिर भी आ रहा है अगर इंडियन मार्केट्स में, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बाकी आपने जैसे क्रूड के बारे में बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो माइंड बना लिया है कि क्रूड को ऊपर लेके नहीं जाने देना है, बट ओपेक प्लस कंट्रीज ने ये जो नया गिमिक प्ले किया है अबाउट कि नहीं नहीं सप्लाई काफी अच्छा है, फिर भी प्राइसेस इतने ऊपर क्यों है, वी कैन टेक द प्रोडक्शन कट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत झटपटाहट उनकी तरफ से अभी होगी। बट अगर ईरान वाली डील हो जाती है यूएस के साथ फिर से एक बार, तो आई फील कि वो एक सप्लाई काफी अच्छा आ सकता है मार्केट में, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू क्रूड कैन गो डाउन। सो I don't see very high levels at crude. So ये थोड़ा बहुत in between ऐसे spikes आते रहेंगे, but the journey towards the downside has started for crude. That's what I strongly believe.
Absolutely. Parimal, good afternoon. मानसी दिस साइड मिड कैप स्मॉल कैप प्लेस पर ग्रोथ की जर्नी पर तो आपने बात कही, लेकिन लॉन्ग टर्म प्ले पर अगर बड़ी दिग्गज कंपनियों की बात करें और उसमें भी बिग बिलियनियर प्लेयर्स की बात करें, अडानीज, अंबानीज, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार नए कारोबार में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं। ताज़ा खबर ये भी है कि गौतम अडानी बड़ी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अभी अभी रिलायंस की एजीएम पर भी फोकस था और एजीएम के टेकअवेज में केपेक्स अनाउंसमेंट को लेकर काफी कुछ निकल कर आया। बिग प्लेयर्स को आप कैसे देख रहे हैं? भारत की ग्रोथ स्टोरी इस लिहाज से आपको कैसी लग रही है? नहीं, अगर बड़े ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रिलायंस, मुकेश अंबानी ग्रुप एंड टाटा ग्रुप हमें काफी अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल लगता है हमें। अडानी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा अभी भी मतलब आई थिंक बीइंग इन पुणे शायद वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू एनालाइज दोज स्टॉक्स क्वाइट वेल, बट जहां तक वी आर लुकिंग अहेड, बट थोड़ा सा डेट लेवल्स काफी ज्यादा नजर आते हैं उस ग्रुप में, सो थोड़ा सा कंसर्न हमें लगता है, and that's why, but it has given phenomenal returns to the investors, but we have not participated in that. But regarding Ambani, Mukesh Ambani Group and Tata Group, जो उनका फोकस है स्पेसिफिकली, अगर रिलायंस की एजीएम कल हमने देखी थी, द काइंड ऑफ फोकस दे आर हैविंग ऑन 5G, 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, फिर न्यू एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो, या फिर इवन रिटेल में भी कैसे एफएमसीजी मार्केट्स में, एफएमसीजी सेक्टर में दे आर ट्राइंग टू गेट एंट्री, एंड जो एम्बिशियस टारगेट उन्होंने रखा है 1 लाख जो पार्टनर्स उनको बनाने हैं, मर्चेंट पार्टनर्स, आई थिंक दीज आर क्वाइट बिग प्लेस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो। सो ओवरऑल रिलायंस ग्रुप पे वी आर वेरी पॉजिटिव, एंड टाटा ग्रुप ऑल्सो स्पेसिफिकली द ईवी इकोसिस्टम जो टाटा ग्रुप ने बनाई हुई है, फिर वो वहां पे टाटा मोटर्स आता है, या फिर टाटा पावर आता है, टाटा एलेक्सी आता है, केमिकल भी मतलब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है वहां पे। सो ये टाटा ग्रुप का एक ईवी इकोसिस्टम ऑल्सो वी फील इट इज क्वाइट गुड, सो उस पे काफी नजर है हमारी आने वाले समय। राइट परिमल, एक आखिरी सवाल, आज आपके गुरुजी और हम सब के गुरुजी, मार्केट के गुरुजी की बर्थडे है, 92nd। देखिए आपके पीछे भी बफेट साहब का चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है, हम दोनों की तरफ देख रहे हैं मुस्कुराते हुए। हमने कुछ उनके जो कोट्स हैं वो हमने बनाए, लेकिन आप क्यों ना जाते जाते शेयर करें। वो आपके पीछे जो उनका कोट है वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या तो वही बताएं। आपका फेवरेट, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, लेकिन एक क्या चीज सीखी आपने उनसे? एक बार दोबारा समझाएं। The more you learn, the more you earn, ऐसा उनका कोट है वो। सो आई थिंक लर्निंग में काफी बिलीव करते हैं वो भी, सो वही हमारा भी बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। बाकी ओवरऑल बिजनेसेस की तरफ, मतलब वो स्टॉक्स को बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रादर देन स्टॉक। तो आज सुबह भी मैं जब चीजें एनालाइज कर रहा था तो मैं बोला चलो आज वॉरेन बफेट जी का बर्थडे है तो थोड़ा सा उनके थॉट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू, आई विल बी डूइंग अ लाइव सेशन आल्सो ऑन दैट। So it's an interesting personality, there is no doubt about too many things। और हमेशा कैसा होता है कि एक बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना नॉर्मली, तो उनको हम जब फॉलो करते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें लगता है कि यार ये हमें नहीं होगा, बट वॉरेन बफेट को अगर आप सुनोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, या फिर उन्होंने भी जो जो चीजें इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, तो ऐसा लगता है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो दिस इज वन पर्सन हु इज हैविंग मोर देन $100 billion ऑफ वेल्थ, बट यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब बहुत ज्यादा एक रिटेल इन्वेस्टर का कनेक्ट या फिर वो सेंस उन रिटेल इन्वेस्टर को बनता है उनकी बातों से या सुनने से, उनके बारे में पढ़ने से। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस पर्सन। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे परिमल, क्योंकि हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स जिनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट टॉकिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट, वी नॉट सेइंग कि आप इस स्टॉक पे रिकमेंडेशन दें, दैट्स योर विश। सूर्य रोशनी जैसे स्टॉक जो सिर्फ बाजार में सिर्फ इलेक्ट्रिकल बिजनेस के लिए वो नोन था, बट उनके पास एक पाइप सेगमेंट का भी बिजनेस बहुत बड़ा था और शायद बाजार उसे बहुत समय तक अंडर वैल्यू करके रखा है। और अब आप देखेंगे उसमें जो तेजी बनी हुई है, और पाइप बिजनेस पे तो हम पाइप थीम पर, कंस्ट्रक्शन थीम पर, ये हम थीम बहुत स्ट्रॉन्ग देख भी रहे हैं, जहाँ फंड एक्शन बहुत है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए किस तरह से इन थीम्स को आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है, आसान होना चाहिए, इस पर आप क्या सलाह देंगे? नहीं, आई थिंक सी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसी मतलब आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस कंपनी, बट ये कंपनीज अगर कॉन्फ्रेंस कॉल लेती होंगी, मतलब जो अर्निंग्स कॉल होते हैं वो कॉल अगर होते हैं, तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स ने उनको अटेंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्मॉल एंड मिड कैप में दिस इज वन एस्पेक्ट जो बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर इग्नोर करता है, बिकॉज मेजरली स्मॉल एंड मिड कैप टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट, एंड रिटेल इन्वेस्टर वहां पे ट्रैप होता है। आज भी मुझे सुबह एक मेरे दोस्त का फोन आया था, ऐसे ही एक स्मॉल कैप, आई एम नॉट सजेस्टिंग द सेम स्टॉक,
बट नॉर्मली वहां पे अटकने की कोशिश होती है, मतलब हो जाती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो वहां पे थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। बाकी ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो जहां जहां कंजम्पशन का थीम है, सो आई थिंक दैट थीम विल डू वेल। परिमल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, बाजार पर अपना नजरिया और साथ ही यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट पे आप देख रहे हैं भारत की स्थिति, फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपके हिसाब से काफ़ी हद तक मायने रखते हैं, हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, यही कहेंगे कि हैव अ नाइस हॉलीडे टू यू टुमारो, और गणेश चतुर्थी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल।